हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर क्लासिकल थ्योरी। शास्त्रीय सिद्धांत के तहत ब्याज दर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स। ब्याज की दर पूंजी की मांग और बचत की आपूर्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो है आपका हाउस होल्ड और फर्म। दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में घर और फर्म सम्मिलित है। जैसे यहाँ पे घर नहीं है, हाउस होल्ड मतलब जो वो लोग जो सेविंग्स करते हैं, जो बचतें करते हैं, जैसे आम जनता, हर एक पीपल, जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग तो दुकान खोल करके बैठे नहीं रहते हैं। कुछ लोग उसको अपनी अर्निंग्स को सेव करके रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। जो बैंक्स होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मेडिएटर का काम करते हैं, एक फर्म और एक हाउस होल्ड। फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है और जो हाउस होल्ड होता है वो सेव करके रखता है। तो ये पैसे अपने जमा किए बैंक में जमा करते हैं, चाहे शेयर्स में पैसा लगाते हैं, डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, और वो पैसा कहाँ पे जाता है? फर्म के पास जाता है। और हाउस होल्ड को उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, चाहे डिविडेंड मिल गया, प्रेफरेंस के जो डिविडेंड होते हैं वो मिलता है, तो वो होता है। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें हाउस होल्ड और फर्म इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सब्सिडीज। अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इफ द फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस देन इनडायरेक्ट टैक्सेज आर लेस देन सब्सिडीज। यदि कारक लागत बाजार मूल्य से अधिक है तो अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी से कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। जैसे यहाँ पे बोला है कि जो फैक्टर है, मतलब जितने भी प्रोडक्शन के संसाधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, तो वो अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है मार्केट प्राइस से, तो उस समय पे क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे, सब्सिडीज ज़्यादा होंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर अडॉप्टेड टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की देखभाल करने के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? कराधान में कमी की जाती है, कराधान में वृद्धि की जाती है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन टैक्सेशन। कराधान में वृद्धि के साथ साथ क्या किया जाता है? सरकारी खर्चे में कमी की जाती है, या फिर सरकारी खर्चे में वृद्धि की जाती है, उसके साथ साथ टैक्सेशन में डिक्रीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब सही क्यों है? जैसे देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और इन्फ्लेशन, इन दोनों में सीधा सीधा रिलेशन होता है। जैसे आप डिमांड एंड उसमें पढ़े होंगे, प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड कहता है डिमांड और प्राइस में उल्टा संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसमें क्या था कि वो बताते हैं उसमें कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और इन्फ्लेशन है, इनमें सीधा सीधा सा संबंध होता है। जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई रहेगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। अब ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगी तो कहाँ पे करेगी? अपने घर पे तो लेके नहीं जाएगी, वो अलग बात है कि लेके चली जाती है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, उसके साथ साथ लोगों में और बोल सकते हैं कि आप इनकम उनकी बढ़ रही होती है। जब इनकम बढ़ेगा तो वो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड जब करेंगे तो जाहिर सी बात है प्राइजेस हाई होंगे। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा, उसके साथ साथ टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो डिमांड कब करेंगे? जब उनके हाथ में पैसा रहेगा। और गवर्नमेंट क्या करती है? कराधान में वृद्धि करके जो लोगों के पास सेविंग्स बची हुई हैं उसको अपने पास ले लेती है ताकि वो डिमांड कम करें, और जब डिमांड कम करेंगे सप्लाई ज़्यादा होने लगेगा तो धीरे धीरे प्राइजेस कम हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मस्ट बी अडॉप्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन विद इन एन इकोनॉमी। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की समस्या है तो उस समय पर कौन से उपाय हम लोग अपना सकते हैं, कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? तो अगर जो ऊपर वाला ऑप्शन था उसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर
डी है आपका, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दीजिए और जो टैक्सेशन है उसको कम कर दीजिए। मतलब लोगों के पास पैसा पहुंचा, जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, और जब डिमांड बढ़ाएंगे तो रिसेशन, जाहिर सी बात है जब इनकम लोगों की बढ़ने लगेगी तो जो मंदी का समय है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। और जब गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी, गवर्नमेंट वेलफेयर करने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट चलाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, उसके साथ साथ लोगों की आय में वृद्धि करे, तो वो अगर एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो एक्टिविटीज़ उसकी धीरे धीरे तेज होने लगेंगी, तो रिसेशन से हम लोग बच सकते हैं, मतलब मंदी से बच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अध्ययन के बाद से संबंधित आपके निम्नलिखित कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इट इज़ ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फर्म्स एंड डिमांड सप्लाई। यह अर्थशास्त्र का एक अध्ययन है जो घरों यानी कि हाउस होल्ड, सरकार, फर्म और मांग आपूर्ति से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ इंक्लूड होती है, एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब अर्थशास्त्र का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों में एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील किए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डील किया जाता है, जो इंडिविजुअल फॉर्म्स है, इंडिविजुअल हो गया कोई भी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इट इज़ ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फर्म्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी बाहरी क्षेत्र हैं उनके साथ साथ बाकी सब चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल निवेश का सही अर्थ दर्शाता है। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो टोटल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन होता है। जैसे जब आपको नेट निकालना रहता है, जब आप नेशनल इनकम वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे जी से जब हम लोग को एन की तरफ जाना होता है तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर एन से जी की तरफ जाना है तो क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है इज द टोटल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्य ह्रास का कुल योग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की सही तस्वीर दर्शाता है, सही पिक्चर बताता है। तो ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 में भी ये पढ़ाया जाता है आपको। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पहला लेक्चर में यही रहता है कि किसी भी फर्म के सामने 3 समस्याएं आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो वैसे ही है कि जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस्ड गुड, उत्पादित माल को किस तरीके से वितरित करेंगे, और व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करेंगे। तो तीनों की दोनों समस्याएं आती हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अबाउट फ्री मार्केट इन नेशंस इकोनॉमी। किसी देश के अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुक्त बाजार होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस कम रहेंगे, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप भी कम रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका, इट इज़ एन इकोनॉमी विद मिनिमल इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन ट्रेड एंड मिनिमल रेगुलेशन। कम रूल रेगुलेशन है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो हस्तक्षेप है वो भी कम है। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, बाकी भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि मैक्सिमम जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है वो भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ रूल रेगुलेशन भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, मैक्सिमम इंटरवेंशन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, मिनिमल इंटरवेंशन है और उसके साथ साथ मैक्सिमम रेगुलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। इट इज़ एन इकोनॉमी विद मिनिमल इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन ट्रेड एंड मिनिमल रेगुलेशन। कम रूल रहेगा, उसके साथ साथ हस्तक्षेप भी कम ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं सम्मिलित की जाती है। अ मेड वर्किंग फॉर अ फैमिली ऑन फुल टाइम बेसिस। एक कोई मेड है, मतलब नौकरानी है, वो पूर्णकालिक आधार पर काम करने वाली है, तो ये तो होगा ही, क्योंकि वो कुछ अर्निंग कर रही होगी, कुछ सैलरी उसको मिल रही होगी और अपने परिवार के लिए
रहने सहने के लिए जितना भी हम काम करते हैं और उसके बदले में हमको जो भी मिलता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अ लॉयर कंडक्टिंग देयर लॉ प्रैक्टिस, अगर एक कोई वकील है अपनी अभ्यास कर रहा है तो वहाँ से भी जो भी उसको अमाउंट मिलेगा 100-200 भी मिलता है तो वो भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और डिस्पेंसरी रेंडरिंग मेडिकल सर्विसेज, चिकित्सा सेवाओं प्रदान करने वाले औषधालय, मतलब जो ये एमडी वगैरह होते हैं वो काम करते हैं, तो वो ये सब जितने भी सैलरी पाने वाले लोग हैं वो सब होता है। लेकिन एक हाउसवाइफ अपने घर के कुछ काम कर रही है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी। अर्थशास्त्र में वस्तु का सही अर्थ क्या है? तो वस्तु मतलब आप यूटिलिटी में पढ़े होंगे कि कोई भी ऐसी सामग्री, कोई भी ऐसा वस्तु जो किसी कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करता है वो क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, अ गुड इज एन आइटम दैट सेटिस्फाइज द नीड्स एंड वांट ऑफ अ कस्टमर। किसी भी ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना वस्तु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट और अ सिंगल फर्म वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक इकाई या एकल फर्म का अध्ययन है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या इंक्लूड किया जाता है? स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, ये भी है, नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, द स्टडी ऑफ रीजनल इकोनॉमी एज होल और इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा। जहाँ पे एज होल आ गया मतलब संपूर्ण का अध्ययन, वो आपका मैक्रो होगा। जहाँ पे सिंगल रहेगा वो माइक्रो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉपिक विद इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपके क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। लेकिन अ मोनोपोली मार्केट, एक सिंगल सप्लायर है, सिंगल सप्लायर जहाँ पर वो आ गया वो किसका पार्ट हो जाएगा? माइक्रो का पार्ट हो जाएगा, तो मैक्रो के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एक चीज़ होता है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक अलग से रूल है, कोई एक प्रिंसिपल है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें बताते हैं कि अगर टैक्स को कम कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्डन अगर जनता पे नहीं रहता तो ग्रोथ होता है, ऐसे करके कुछ एक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। जहाँ पे ग्रोथ आ गया, पूरी इकोनॉमी की बात आ गई, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इज द मोन्यूमेंटल वर्क ऑफ। रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत किसका स्मारकीय कार्य है? तो वो है आपका जेएम किन्स। जिसे अगर पूछता है कि किसने लिखा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो वो जेएम किन्स की बुक है। इसीलिए रोजगार हो गया, ब्याज हो गया और धन का जो सामान्य सिद्धांत है वो इन्हीं के नाम पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर क्या है? एन की तरफ जाना है जी से, तो अगर जी में से एन की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन को। कहाँ पे ये ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, जी डी पी माइनस डेप्रिसिएशन एन डी पी हो जाएगा। वहीं पर अगर ये रहता, एक चीज़ और समझ लीजिए, एन एन पी रहता, सॉरी एन एन पी आपको निकालना रहता तो जाहिर सी बात है जी एन पी दिया रहता। जी एन पी से हमको कहाँ जाना है? एन एन पी, इसमें भी माइनस कर देते हम लोग, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कुछ फॉर्मूले होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द। मैक्रो अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है थ्योरी ऑफ इनकम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो वो होती है एक तरीके की साइक्लिकल, चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अ स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेमेन स्टेप वॉज लॉन्च्ड इन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था यहाँ तक,
STEP स्टेप वॉज लॉन्च्ड इन ईयर। महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार को सहायता प्रदान करने की योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1986-1987 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जीडीपी वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा? काम से एक दिन की छुट्टी लेने का मूल्य, ये नहीं होगा इंक्लूड। कंसल्टिंग सर्विसेज, ये इंक्लूड होगा क्योंकि आप डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, लॉयर्स हो गए, इन लोग से जो कंसल्टिंग सर्विसेज ली जाती हैं उसके बदले में जो वैल्यू दिया जाता है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, रियल जीडीपी इज मेजर्ड इन डैश प्राइसेस वाइल नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड इन डैश प्राइसेस। वास्तविक जीडीपी को कौन सी कीमतों पर मापा जाता है और नाममात्र जीडीपी को कौन सी कीमत पर मापा जाता है? तो जो रियल जीडीपी होती है वो हमेशा बेस ईयर पर ली जाती है, वहीं पर जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट ईयर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये रहा डी, बेस ईयर एंड करंट ईयर, आधार वर्ष और चालू वर्ष। तो क्वेश्चन आपका अलग भी हो सकता है कि रियल जीडीपी को किस प्राइस पर मेजर किया जाता है, तो वो आधार वर्ष होगा आपका, और नॉमिनल जीडीपी आपका चालू। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट वन आउट इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड बाई। वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण करने पर प्रक्रिया में जो संयंत्र या उपकरण के मूल्य में कमी आती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो मापा जाता है डेप्रिसिएशन के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड एज द सम ऑफ। सकल घरेलू उत्पाद को किसके योग में के रूप में मापा जा सकता है? तो वो होता है आपका कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेज एंड नेट एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एंटायर इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, तो ये तो इंक्लूड होगा ही। जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, तो ऑल ऑफ द एबव आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? तो उनका डिफरेंस आपका जो एजम्पशंस माने जाते हैं, जो मान्यताएं होती हैं उसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब किस तरीके से उनको ऐड किया जाएगा, चाहे किस तरीके से उनको इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो भी है। डिफरेंस इन स्कोप ऑफ स्टडी, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर द टू वेरियस पार्ट ऑफ। मुद्रास्फीति और अपस्फीति किसके पार्ट होते हैं? तो ये होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, द टर्म मैक्रो हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड विच मीन्स। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है मैक्रोज या व्यापक। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एनालिसिस ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज कंसर्न विद। सामान्य मूल्य स्तर का विश्लेषण किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ये स्कोप के अंतर्गत सारे क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच इकोनॉमिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका नेट के एग्जाम में भी पूछता है कि कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया था? तो वो हैं रेगनर फ्रीस। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज इफ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीजेज। अल्प अवधि फिलिप वक्र यदि मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ती हैं तो वो किस तरफ हो जाता है? शिफ्ट टू राइट। जैसे अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं कि इन फ्यूचर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब और प्राइजेस बढ़ेंगे, तो जो शॉर्ट रन फिलिप वक्र होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, टू मेजर इन्फ्लेशन विच इंडेक्स इज यूज्ड। मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, इंक्रीज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट मेथड इज कॉल्ड। प्राइस लेवल और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस बढ़ रहे हैं
और उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो भी बढ़ रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन, स्थिरता। हिंदी इसकी हो सकती है, कुछ अलग भी हो सकता है। स्टैगफ्लेशन भी अगर दिया रहा है तो भी आपका वो आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें इंक्रीज इन प्राइस लेवल है तो ये इन्फ्लेशन होता है, लेकिन प्राइस के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का स्तर है, वो भी अगर बढ़ते जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन इज नोन एज। बेरोजगारी या मंदी को किस रूप में माना जाता है? तो जब ओवरऑल आउटपुट में डिक्लाइन आता है, एक ऐसी अवधि आती है जहां पर कुल उत्पादन में गिरावट आने लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन का पीरियड। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मेन 3 अप्रोचेस टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधि को मापने के मुख्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? प्राइवेट, इंटरनेशनल एंड पब्लिक, ये नहीं है। बिजनेस, पब्लिक एंड इंटरनेशनल, ये भी नहीं है। कॉस्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये भी नहीं है। प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 क्वेश्चन नंबर है आपका, इन विच ईयर ग्रेट डिप्रेशन हिट द यूएस। यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसे उसको हम लोग बोलते हैं 1930 से ज़्यादा रिलेट करते हैं, लेकिन ये मंदी आई थी आपकी 1929 में। आप याद कर सकते हैं, इसको हम लोग तीसा की मंदी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद 4 मेजर फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 प्रमुख कारकों को इंक्लूड किया जाता है, तो वो क्या है? तो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं आपके हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, परिवार को या फिर आप बोल सकते हैं घर को, उसके साथ फर्म को, सरकार को और बाहरी क्षेत्रों को भी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विच ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस द डेप्रिसिएशन। कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी इसकी थोड़ी सी गलत हो गई है, यहाँ पे पूछा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौन सा ऐसा है जिसके अंतर्गत मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सकल दिया हुआ था, तो अभी हमको शुद्ध की तरफ जाना है। राष्ट्रीय उत्पाद है तो ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। 37 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सेज लॉ स्टेट्स दैट। से का नियम क्या कहता है? तो से का नियम ये कहता है कि अगर आप मार्केट में सप्लाई कर देते हैं तो वो अपनी मांग खुद ही बना लेती है, आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है। जैसे एग्जांपल आप कैसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए पहले पिज़्ज़ा नहीं था मार्केट में, लेकिन जब पिज़्ज़ा को लॉन्च किया गया तो सप्लाई दी गई। अब वो सप्लाई उन कस्टमर्स को खुद ही ढूंढ ली जिनको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, और आज लोग नहीं खाते हैं तो रह नहीं पाते हैं। तो ऐसे है कि से का नियम ये कहता है कि अगर आप सप्लाई, जो फर्म है वो सप्लाई कर देती है तो डिमांड खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। ये भी आपका उसका नेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, इफ़ द एमपीएस इंक्रीजेज द मल्टीप्लायर विल बी। यदि एमपीएस बढ़ता है तो गुणक क्या होता है? तो गुणक में कमी आती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 40, द इंडेक्स यूज्ड मोस्ट ऑफन टू मेजर इन्फ्लेशन। सबसे अधिक बार किसका इस्तेमाल किया जाता है मुद्रास्फीति के मापन में? तो वो किया जाता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।